हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का चुनाव, यानी संविधान सभा का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन सी पार्टी पार्टिसिपेट करती है और कितने लोगों ने चुनाव जीत लिया, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद कौन कौन से मंत्री पद पे स्थापित हुए, किसको मंत्री पद मिला, किसको क्या मिला, ठीक है। सब मैं बोर्ड पे नोट भी कर दिया हूँ और आपको एक एक चीज़ बताते चलता हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संविधान सभा का चुनाव जो है कि जुलाई 1946 ईस्वी में होता है। संविधान सभा का चुनाव से पहले एक और चुनाव होता है, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें लगभग 1585 सदस्य जीत जाते हैं। पूरे भारत के अंदर 1585 सदस्य प्रांतीय विधानसभा चुनाव में विजेता होते हैं, जीत जाते हैं। उनके बाद क्या होता है कि जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव कराया जाता है। तो संविधान सभा का चुनाव करने के लिए ज़रूरी ये था कि पूरे भारत के अंदर सीट बनाया जाए। जैसे आज के डेट में भारत के अंदर 543 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक है ना। जैसे कि आज जो है कि चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। आज जो है कि 4 जून है और मतगणना यानी जनगणना चल रहा है, मतगणना, ठीक है ना, मतगणना चल रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आने वाला है। तो इसी टाइम में ये 543 सीटें हैं, उस टाइम संविधान सभा के लिए सीटें डिसाइड की गई। तो जो सीट डिसाइड किया गया, ये कहा गया कि अगर 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोगों पर एक सीट होगा। कितना होगा? एक सीट होगा। 10 लाख अगर लोग हैं, ठीक है ना, तो उस पर एक सीट दिया जाएगा। तो एक सीट दिया जाएगा। पूरे भारत में ऐसे टोटल जो है कि 389 सीट, यानी संविधान सभा का चुनाव जब हुआ उस समय सीटों की संख्या कितनी थी? 389। 389 कहाँ से आया? तो मैंने बता दिया कि प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सीट था, है ना। 10 लाख आबादी पर कितना सीट था? एक सीट दिया गया। तो ऐसे करते करते 389 सीट हुआ। इन 389 सीटों में से ध्यान सुनिए, 292 सीट ऐसे थे जहां पे अंग्रेजों ने अपना शासन बनाया था। यानी 292 सीट वहां से लिया गया जहां पे अंग्रेजों ने क्या किया था? शासन बनाया था। अंग्रेजों के अंदर में वो काम करते थे। कौन? उस क्षेत्र के लोग, या उस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। तो वहां से कितनी सीट मिली? 292 सीट निकाली गई जहां पे ब्रिटिश भारत थे, है ना। दूसरा, 93 ऐसे सीट थे जो भारत के अंदर राजा वगैरह रहते थे, राजा हुआ करते थे भारत के अंदर। तो उन राजाओं के द्वारा, ठीक है, राजा जितने क्षेत्र में रहते थे उन राजाओं के यहाँ से टोटल कितनी सीटें आई? 93 सीटें, ठीक है। ऐसे ही 4 कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब आज की डेट में ये समझिए कि जैसे जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वैसे ही 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे जहां कमिश्नर होता था उस क्षेत्र को चलाने के लिए। तो कौन कौन सा था? तो पहला था अजमेर। कौन सा था? अजमेर, ठीक है। दूसरा था बलूचिस्तान, दूसरा था बलूचिस्तान। तीसरा था कुर्ग। कौन सा था? कुर्ग। चौथा था दिल्ली। यानी 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के चुनाव में जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र था उसमें से कौन कौन सा था? तो पहला मैंने बताया कौन सा था? अजमेर। दूसरा बलूचिस्तान। तीसरा कुर्ग। चौथा दिल्ली। 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। तो यहाँ से 4 सीटें आई। कितनी सीटें? 4 सीटें। यानी 292 सीटें जहाँ पे अंग्रेज शासन करते थे वहाँ से निकाला गया, और 93 सीटें वहाँ से लिया गया जहाँ से राजा, भारत के राजा जो है कि राज करते थे, वहाँ से 93 सीटें, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र जहाँ पे कमिश्नर हुआ करते थे। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 389 सीट आ जाएंगी। अब आप ध्यान सुनिए, अब होता है क्या है कि चुनाव कराने के लिए सीट तो मिल गई कि 389 सीट है। तो 389 सीट में आप देखिए जो 93 सीट है जहाँ पे राजा हुआ करते थे, राजा ने कहा कि हमारे यहाँ चुनाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम राजा हैं और हमारे यहाँ चुनाव कराने का मतलब कि हम राजा, हमारे राजा पद रहेगा ही कहाँ से। तो होता क्या है उस टाइम,
तो कहा गया कि चलिए कोई बात नहीं, आपका जो 93 सीट है वहाँ से आप किसी भी सदस्य को मनोनीत करके क्या कीजिएगा, संविधान सभा में भेज दीजिएगा। तो 93 सीटों पर चुनाव नहीं होता है। याद रखिएगा कि 389 सीटें जो होती हैं उसमें से 93 सीट पर चुनाव नहीं होता है। वहाँ से सदस्य को राजा के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है कि ये हमारे तरफ से संविधान सभा में भाग लेंगे। तो चुनाव कितने पर होता है, तो जहाँ पे ब्रिटिश शासक था और कमिश्नरी क्षेत्र, तो ब्रिटिश शासक जो है कि 292 पर थे और 4 कमिश्नरी, यानी टोटल 296 सीटों पर चुनाव होता है। 296 सीटों पर अगर चुनाव होता है तो अब इस चुनाव के लिए इस सीट का बंटवारा करना बहुत ही जरूरी था। यानी टोटल 296 सीटों पर चुनाव होगा तो कितने सीट किसको दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, तो डिसाइड क्या किया गया कि चुनाव कराने के लिए, जब चुनाव कराया गया तो डिसाइड क्या किया गया कि जो सामान्य सीट है, सामान्य सीट का मतलब कि कोई भी पर्सन लड़ सकता है उस सीट पर, तो टोटल सीट जो है कि 213 बनाया गया, यानी कोई भी लड़ सकता है उस सीट पर, सामान्य सीट पर कितना बनाया गया, 213। मुस्लिमों के लिए सीट दिया गया 79, यानी 79 सीट, ठीक है ना, 79 सीट मुस्लिमों को दिया गया, 213 सीट सामान्य को दिया गया और बचे हुए 4 सीट सिख वालों को दिया गया। ये टोटल सीट अगर ऐड करेंगे तो 296 सीट आ जाएगा। इसी 296 पर चुनाव कराना है। तो सामान्य सीट जो 213 था, मुस्लिमों के लिए 79 था, सिख के लिए 4 सीटें थी, इस पर अब चुनाव होता है। अब चुनाव कैसे होता है, तो मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें 1585 सदस्य जीत जाते हैं और वो 1585 सदस्य ही क्या करते हैं कि ये 213, 79 और 4 जो सीटें जीतेंगे, ठीक है, वो लोग खुद वोट देते हैं। मतलब आम नागरिक वोट नहीं देता है। आम नागरिक प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुनता है और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। इसलिए इस वोट को कहा जाता है, इस चुनाव प्रणाली को कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं दिया इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें कि एकल संक्रमणीय प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव किया गया। अब ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है। अब होता क्या है कि सामान्य सीट दे दिया गया 213 पे, यानी कोई भी लड़ सकता है। 79 सीट दिया गया 79 की मुस्लिम लड़े, 4 सीट सिख के लिए दे दिया गया कि इस पर आप लोग चुनाव लड़ो संविधान सभा के लिए। होता क्या है कि जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना, यानी सामान्य सीट में 213 पे जब चुनाव होता है तो केवल कांग्रेस 208 सीटें जीत जाती है। कितनी सीटें, 208 सीटें जीत जाती हैं, 208 जीत जाती हैं। मुस्लिम लीग 79 पर चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं 73 सीटों पर। कितने, 73 सीटें जीत जाते हैं। जो सिख वाले हैं, सिख वाले 4 सीटें, उस पर कोई भी दावेदारी नहीं होता है, बट अलग से एक निर्दलीय पार्टी जो है कि निर्दलीय मतलब कि किसी भी दल से नहीं होता है, न सिख से होता है, न कांग्रेस से होता है, न ही मुस्लिम से होता है, वो निर्दलीय होते हैं। वो टोटल 8 सीट जीत जाते हैं। कितने, 8 सीट, है ना। कुछ जो है कि ऐसी पार्टी होती है जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, अपने क्षेत्र में वो लोग पार्टी बनाए थे, ऐसे जो है कि टोटल 7 क्षेत्रीय पार्टी वाले 7 सीट जीतते हैं और निर्दलीय वाले 8, कांग्रेस 208 और मुस्लिम लीग 73। अब आप सोचिए, जब उनको मुस्लिम को दिया गया था 79 सीट तो उसमें से 73 क्या हुआ, जीते हैं, तो 6 सीटें हार गए। अब ये जब हार गए तो इस चुनाव को देखते हुए एक अंग्रेज था जिसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बहुत ही भारत के अंदर विद्रोह भरी बातें बोला। उसने कहा कि कांग्रेस संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। मतलब उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव में
ये कांग्रेस का ही चुनाव है। मतलब अगर कांग्रेस 213 में से 208 सीटें जीत गई केवल, ठीक है ना, मतलब कि टोटल 213 सीट था सामान्य के लिए, कोई भी लड़ सकता है, और उसमें से सिर्फ कांग्रेस ही 208 मिल गया, तो ये जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे इन्होंने कटाक्ष कर दिया, जिसके कारण जो मुस्लिमों को लगा कि हमारा जो है कि भारत के अंदर रहना बड़ी ही मुश्किल है। क्यों? कि कांग्रेस 208 सीटें जीत गई तो हमेशा कांग्रेस आगे रहेंगी और हम मुस्लिम लोग हमेशा पीछे रहेंगे, यानी हमारा 79 में से 73 भी नहीं आ पाया सीट, ठीक है, और मुस्लिम जो कांग्रेस थी वो 208 सीटें ला दी। अब इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो है कि मुस्लिमों में एक चीज़ मतभेद हो गया कि हम जो है कि कैसे भी करके भारत से आज़ादी चाहिए। तो जब मुस्लिम लोग भारत से आज़ादी होते हैं, यानी भारत से जब मुस्लिम लोग अलग हो जाते हैं, तो जो टोटल 389 सीटें होती हैं उसमें से सिर्फ 299 सीटें बचता है। तो याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद कुल सीटें 299 हो जाती हैं। कितनी सीटें? 299 हो जाती हैं। अब ये पूरा चुनाव हो जाने के बाद, चुनाव होने के बाद क्या होता है कि जो जीतते हैं उसमें जो है कि महिला 15 होती हैं। कितनी होती हैं? महिलाओं की संख्या 15 होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे कि संविधान सभा के चुनाव में या संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। एससी कैटेगरी के कितने लोग थे? तो 26। एसटी के कितने थे? 33। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, जो महिला है याद रखिएगा महिलाओं की संख्या 15 थी। अगर आप एससी को देखेंगे, सी से सी को आप 6 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सी को 6। और जो एस बना है ना, अगर उसको उल्टा कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा? 2। तो एससी में कितने सीट आ गई? 26। एससी सी से 6 बना सकते हैं और एस से 2, तो एससी में कितनी सीटें? 26, महिला 15। अब एसटी देखिए, एसटी लास्ट में क्या है? टी, तो टी मतलब 3 3 3 33। याद रखिएगा ऐसे ही कि एसटी में कितनी सीटें? 33, ठीक है, और एससी में कितनी सीटें? 26, और महिला कितनी सीटें पा गई? टोटल 15। अब ये पूरा चुनाव कंप्लीट हो जाता है। तो चुनाव कंप्लीट होने के बाद होता क्या है कि भारत के अंदर अंतरिम मंत्रिमंडल सरकार बनाई जाती है। मतलब कि उसमें सरकार होंगे, सरकार के अंदर किसको किसको कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा ये डिसाइड होता है। तो टोटल मंत्रिमंडल जो है कि 14 होता है। कितना होता है? 14, यानी 14। टोटल कितने मंत्री बनाए जाते हैं? तो 14। अब उस 14 मंत्रियों में से आपको सिर्फ 10 याद रखना है। कितना? 10। बाकी मंत्री को आप याद नहीं रखिएगा, सिर्फ 10 मंत्रियों को याद रखना है, ठीक है। अंतरिम सरकार जब भारत के अंदर बन जाता है तो उसमें टोटल मंत्री कितने बनाए जाते हैं? तो 14 में से आपके कंपटीशन के लिए सिर्फ 10 ही जरूरी है। और ये 10 जो है कि 10 कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए, पहला है जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू जब चुनाव जीत जाते हैं, संविधान सभा के सदस्य वाला, यानी अंतरिम मंत्रिमंडल का चुनाव जीत जाते हैं, तो उनको बनाया जाता है कार्यकारी उपाध्यक्ष। क्या बनाया जाता है? कार्यकारी उपाध्यक्ष। इनको बनाया जाता है कार्यकारी उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे पहले कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन आते हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है खाद्य एवं कृषि मंत्री। क्या बनाया जाता है? खाद्य एवं कृषि मंत्री। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है गृह मंत्री। क्या बनाया जाता है? गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर पे बलदेव सिंह। कौन आता है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को बनाया जाता है रक्षा मंत्री। कौन सा मंत्री? रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह बन जाते हैं रक्षा मंत्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जो है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री होते हैं। कौन सा मंत्री? एजुकेशन मिनिस्टर, यानी शिक्षा मंत्री। कौन? राजगोपालाचारी। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आसफ अली। आसफ अली भारत के पहले रेलवे मंत्री होते हैं, ठीक है। कौन से मंत्री? रेलवे मंत्री, यानी रेल के मंत्री होते हैं पहली। कौन से? आसफ अली। याद रखिएगा पूरा जितना बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है कि श्रम मंत्री होते हैं। कौन सा मंत्री? श्रम मंत्री। किसको बनाया जाता है? जगजीवन राम को। जगजीवन राम के बाद आप याद रखिएगा जॉन मथाई। कौन सा? जॉन मथाई।
जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति मंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उद्योग आपूर्ति मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद लियाकत अली, देखिए उसके बाद 9 नंबर के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी जितने भी नंबर के मंत्री होते हैं सब मुस्लिम लीग से आते हैं ये मंत्री। लियाकत अली को बनाया जाता है भारत का वित्त मंत्री। क्या बनाया जाता है? भारत का वित्त मंत्री। तो याद रखिएगा भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो मुस्लिम लीग से कौन थे? लियाकत अली। उसके बाद 10 नंबर पे आते हैं गंजातर अली, इनको बनाया जाता है स्वास्थ्य मंत्री। कौन सा मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री। तो ये टोटल जो है कि आपको 10 मंत्रियों का नाम याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहले जवाहरलाल नेहरू, जिनको कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया जाता है। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया जाता है। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। आसफ अली को रेल मंत्री बनाया जाता है। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया जाता है और जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति मंत्री बनाया जाता है। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा भारत के पहले वित्त मंत्री लियाकत अली जो मुस्लिम लीग से होते हैं। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रेल मंत्री आसफ अली, अरे समझ में ना। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी उपाध्यक्ष होते हैं। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। ऐसे ही गंजातर अली जो है कि स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये थे टोटल जो है कि संविधान सभा का जब चुनाव होता है तो संविधान सभा के चुनाव के बाद अंतरिम मंत्रिमंडल यानी सरकार का गठन किया जाता है। तो उसमें कौन कौन से मंत्री बने हैं इसको मैंने आपको बता दिया। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ है ये मैंने आपको बताया। तो अब आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे और शिक्षा मंत्री का नाम, रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री का नाम भारत के पहले, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा ये संविधान सभा का चुनाव पूरा मैंने ये डिटेल्स बताया, ठीक है, कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।